जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि है टाइटैनिक डाटा सेट। एक ऐसा डाटा सेट जिसमें जो टाइटैनिक शिप था 1912 में डूबा था, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। कितने पैसेंजर थे, उसमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, ये सारी चीजें। एक ऐसा डाटा सेट जिसका यूज हर एक बिगनर लेवल के जो भी डाटा साइंटिस्ट होते हैं, जो भी डाटा साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसे सीखते ही सीखते हैं। तो आज हम इसी डाटा सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसके कुछ कोड को समझने वाले हैं, डाटा क्लीनिंग, हैंडलिंग और ये सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं सारी बातें, स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? Titanic dataset is a popular dataset in data science and machine learning। मतलब मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा सेट है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज बेस्ड ऑन आरएमएस टाइटेनिक डिसास्टर। इसका क्या मतलब हुआ? ये आरएमएस टाइटेनिक जो शिप का नाम था, एक लग्जरी शिप था, उसी का नाम था, जिसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर है। अभी आगे हम सारी चीजें देखने वाले हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? इट कॉन्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट पैसेंजर। ऐसा अभी बताए हैं हम, पैसेंजर के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे उनका एज कितना है, जेंडर कौन सा है, किस क्लास में वो बैठे हुए थे और उनका कितना किराया लगा था, फेयर कितना था। ये सारी चीजें इस डाटा सेट में अवेलेबल हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक, मतलब जो प्रॉब्लम होता है उसे समझने के लिए या उस डाटा सेट को हम अच्छे से समझ सके, पैसेंजर के डिटेल को समझ सके, ये सारी चीजें इसमें है। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इसके जो कोड हैं उसे हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। इसमें हम चार चीज इंपोर्ट करने वाले हैं। क्या क्या? इंपोर्ट पांडास, पांडा को इंपोर्ट करेंगे, पांडास को। फिर नमपाई को, फिर मैटप्लॉटलिब को, फिर सेवन को। अब ये हम क्यों किए हैं, इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पांडास को इसलिए इंपोर्ट किए हैं क्योंकि यूज्ड फॉर डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग के लिए यूज किए हैं, जैसे डाटा क्लीनिंग करना हुआ, मिसिंग वैल्यू देखनी हुई, या फिर हमें डुप्लीकेट्स पता करना हुआ, तो उसके लिए हम पांडास को इंपोर्ट कर लिए हैं। दूसरे नंबर पर आता है नमपाई, यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशन। न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए हम हमेशा नमपाई का यूज करने वाले होते हैं। ठीक। फिर तीसरा है मैटप्लॉटलिब, यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ। ग्राफ को जब भी हमें दिखाना होता है, कोई डाटा सेट हुआ या कोई हमारे पास ऐसा डाटा है जिसका हमें ग्राफ बनाना है, तो हम मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। ध्यान रखिए, ये चारों नाम ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइब्रेरीज हैं पाइथन की। चौथे नंबर पर आता है सेवन। ये भी डाटा विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है, मतलब ग्राफ बनाना, प्लॉटिंग करना, हिस्टोग्राम, ये सब ये भी कर सकता है, लेकिन ये मैटप्लॉटलिब का एडवांस वर्जन आप समझ सकते हैं। कुछ एडवांस्ड विजुअलाइजेशन ये दे सकता है जो कि मैटप्लॉटलिब में वही काम करने में काफी मतलब एक बड़ा प्रोसेस बन जाता है, जबकि सेवन में वही चीज आसानी से हो जाती है। अब टाइटेनिक डाटा सेट पे हम काम कैसे करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। हम लिखेंगे df इज इक्वल टू pd डॉट रीड। क्या लिखे हैं? df इज इक्वल टू pd डॉट, ये कलर चेंज कर लेते हैं, रीड अंडरस्कोर csv। अब यहाँ पर हम टाइटेनिक डाटा सेट का लिंक कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब आप पूछेंगे ये टाइटेनिक डाटा सेट का लिंक कहाँ मिलेगा? आप इसे गिटहब से ले सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा और वो कॉपी पेस्ट कर देंगे आप। फिर ये क्यों लिखा गया df डॉट हेड? इसका मतलब ये हुआ
कि जो डाटा सेट है टाइटैनिक, उसके ऊपर के फर्स्ट 5 रो ही हमें मिलेंगे। मतलब रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ऐसे 5 रो ही हमें मिलने वाले हैं ऊपर के। अगर यही हेड की जगह टेल लिखा होता तो क्या मिलता? तो नीचे से 5 रो हमें ऐसे मिल जाते। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। read.csv क्यों लिखे? क्योंकि हमें उसे लोड करना था डाटा सेट को। फिर ये हेड मतलब शो फर्स्ट 5 रो को दिखाने के लिए हम हेड यहाँ पर लिखे हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। द डाटा सेट कंटेन्स 891 रोज एंड सेवरल कॉलम्स। कॉलम्स इसमें जो है वो 12 हैं और रो जो है वो 891 है। ठीक, 891 रोज हैं। अब हम कॉलम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले हम दिखा देते हैं कि ये जो 5 रो हमारा प्रिंट हुआ है वो कैसा दिखेगा। एक सेकंड यहाँ से दिखा देते हैं। ये देखो, df डॉट हेड जब यहाँ पर लिखे तो ये 5 रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ये 5 रो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। और इसके ये जो है पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पी क्लास, नेम, सेक्स, एज और ये सिब एसपी, पर्च, टिकट, फेयर, केबिन, एम्बार्क, ये उसके कॉलम्स हैं। कॉलम्स के बारे में भी हम डिटेल में समझने वाले हैं कि हर एक कॉलम कहना क्या चाहता है। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे प्रिंट होने वाला है फर्स्ट 5 रो। अब एक एक करके हम सभी कॉलम को अच्छे से समझ लेते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि कितने रो और कितने कॉलम हैं। 891 रोज और 12 कॉलम्स हैं। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं। ये कॉलम लिखा हुआ है और हर एक कॉलम का मीनिंग लिखा हुआ है। समझते हैं। पैसेंजर आईडी का मतलब हुआ यूनिक आईडी ऑफ पैसेंजर। मतलब पैसेंजर जो भी बैठे रहेंगे उनका एक आईडी रहेगा। जैसे हम ट्रेन में अगर टिकट बुक करते हैं तो पीएनआर नंबर होता है, वैसे ही पैसेंजर का एक आईडी मिल रहा था जो कि पैसेंजर आईडी है। सर्वाइव्ड, कितने लोग उस जो शिप डूबा उसके बाद कितने लोग मतलब बचे, कितने लोग नहीं बच पाए, वो सारी चीजें यहाँ पे सर्वाइव्ड में कॉलम में है। अगर 0 है तो मतलब नहीं बच पाए, अगर 1 है तो वो बच गए, ऐसा बताया गया है। पी क्लास का क्या मतलब हुआ? टिकट क्लास, मतलब वो अपर में थे या मिडिल में थे या लोअर में थे, उसके बारे में ये डिटेल देता है। नेम, मतलब पैसेंजर का नेम क्या था। सेक्स, मतलब जेंडर ऑफ पैसेंजर, मेल था या फीमेल था, उसके बारे में बताया गया है। एज क्या थी, मतलब पैसेंजर का एज क्या था। सिब एसपी का क्या मतलब? नंबर ऑफ सिबलिंग स्पाउसेस ऑन बोर्ड, मतलब किसी पैसेंजर के साथ कितने उनके सिबलिंग्स थे, ये उसमें बताया गया था। पार्च का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ पेरेंट्स, चिल्ड्रन और चिल्ड्रन ऑन बोर्ड, मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रन कितने थे उनके बारे में ये डिटेल है। टिकट, टिकट का मतलब टिकट नंबर। फेयर का मतलब टिकट प्राइस, मतलब कितने वो प्राइस पे किए हैं टिकट के लिए। कैबिन, कैबिन नंबर सिंपली। एम्बार्क्ड, एम्बार्क्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एम्बार्क, इसका क्या मतलब हुआ? पोर्ट वेयर पैसेंजर बोर्डेड, मतलब पैसेंजर किस किस स्टेशन या फिर वो बंदरगाह समझ सकते हैं, किस बंदरगाह पे वो बैठा था उस शिप में, उसके बारे में बताया गया है एम्बार्क्ड। ठीक, देयर आर 3 एम्बार्क्स
यहां से देखते हैं, देयर आर 3 एम्बार्केशन प्लेसेस इन द डाटा सेट। इस डाटा में 3 एम्बार्केशन हैं। कौन कौन से हैं, एक एक करके समझते हैं। अगर कहीं सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब चीयरबर्ग, जो कि किस कंट्री में है, फ्रांस में। अगर कहीं पर क्यू लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, क्वीन स्टोन, जो कि कहां पर है, आयरलैंड में। अगर एस लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब, साउथहैम्पटन, यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक, ये आप तीनों याद कर लीजिए, सी क्यू एस, सी क्यू एस। ठीक, समझ में आया। अब इसमें एक फैक्ट आप ये याद कर सकते हैं, ये रहा, मोस्ट पैसेंजर्स इन द टाइटैनिक डाटा सेट बोर्डेड फ्रॉम साउथहैम्पटन। इसका क्या मतलब कि ज्यादातर लोग साउथहैम्पटन जो स्टेशन था, बंदरगाह था, वहां पर मतलब बैठे थे, वहां पे सबसे ज्यादा लोग इस शिप में आए। अब कुछ हैं कोड, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से देखते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे df.info, अगर ऐसा लिखें तो इस डाटा सेट के बारे में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा, उसके बारे में देखते हैं। सो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस डाटा सेट में कितने रो और कितने कॉलम हैं। अभी हम बताएं 891 रो और 12 कॉलम है। ठीक, समझ में आ गया। फिर डिस्प्ले डाटा टाइप, मतलब डाटा का टाइप बता देगा कि वो इंटीजर में है, फ्लोट वैल्यू है या ऑब्जेक्ट है। ठीक, फिर तीसरा क्या बता सकता है ये, सो मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू का क्या मतलब हुआ, कोई वैल्यू, मान लीजिए किसी एक पैसेंजर का एज पता नहीं है, उसमें NaN, नॉट एन नंबर लिखा होगा, तो वो मिसिंग वैल्यू ये बता देगा हमें। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप। इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, अब एक और समझ लेते हैं कोड, df.describe। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमें क्या क्या डिटेल मिल सकती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सोज स्टैटिकल वैल्यूज लाइक, मीन हमें पता चल जाएगा, मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे उनका मीन पता चल जाएगा, जैसे एज हो गया, फेयर हो गया, इन सारी कॉलम का हमें मीन पता चल जाएगा। मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी, मैक्सिमम पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगा। ठीक, और वर्क्स ऑन ओनली फॉर न्यूमेरिकल कॉलम्स, जो कि अभी हम आपको बताए हैं। सॉरी, तो ये केवल न्यूमेरिकल कॉलम पे ये वर्क करने वाला है। अब तीसरा हम समझते हैं, df डॉट ड्रॉपना और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ, आसान है, ये भी हम समझ लेते हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसका थिकनेस कम कर देते हैं। समझ लेते हैं ये भी। रिमूव रोज विथ रिमेनिंग मिसिंग वैल्यूज, ड्रॉपना का मतलब यही हुआ, मिसिंग वैल्यू के जो रो हैं उन्हें ये रिमूव कर देता है। ठीक, समझे। ये जो ड्रॉपना यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका बेसिकली यही मतलब हुआ, रिमूव रो विथ रिमेनिंग मिसिंग वैल्यूज। और फिर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब हुआ, ये समझते हैं। मीन्स चेंज आर अप्लाइड डायरेक्टली, हमारा जो डाटा सेट है उसी को डायरेक्ट चेंज करके एक नया डाटा सेट हमें दे देता है, उसी डाटा सेट में एडिट करके हमें मिलता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है चेंज आर अप्लाइड डायरेक्टली। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप ये 3 कोड था, सिंपल था, समझ गए होंगे। अब इस डाटा सेट पे काम करने के लिए हमें इस डाटा सेट को क्लीन करना पड़ेगा। अब आपके मन में आना चाहिए क्यों क्लीन करना पड़ेगा, क्यों जरूरी है। तो हाँ, जरूरी है। क्यों जरूरी है,
ML algorithm कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विथ मिसिंग वैल्यू। इस डाटा सेट में मिसिंग वैल्यू होंगी ही होंगी, तो उस मिसिंग वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे और उसे पता करेंगे कितने मिसिंग वैल्यू, ये सारी चीजें पता करेंगे। क्यों पता करेंगे? क्योंकि एल्गोरिथम जो है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है अगर मिसिंग वैल्यू आ जाती है। तो इसका कोड क्या होगा, कैसे हम मिसिंग वैल्यू को पता करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लिखेंगे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा क्लीनिंग, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, प्रिंट मिसिंग वैल्यू बिफोर क्लीनिंग। क्या लिखेंगे, इसका कोड क्या होगा? प्रिंट df डॉट इज नल डॉट सम। ठीक, ध्यान से देखना, इज नल डॉट सम, इसका क्या मतलब हुआ? इज नल मतलब जितने भी मिसिंग वैल्यू हैं उन्हें जोड़कर ये बता देगा, और अगर होगा तो, जैसे पैसेंजर आईडी में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, सबकी आईडी हमें पता है, और ये सर्वाइव में हमें सब कुछ पता है, कोई ऐसा मिसिंग वैल्यू नहीं है क्योंकि 0 लिखा हुआ है, और जोड़ के बताएगा कितने मिसिंग वैल्यू है। लेकिन ध्यान दो, एज में हमें 170 लोगों का एज नहीं पता है, 177 पैसेंजर का हमें एज नहीं पता है कि उनका एज क्या है। केबिन में देखें तो 687 केबिन के बारे में हमें नहीं पता है, पैसेंजर की केबिन क्या थी ये हमें बिल्कुल नहीं पता है। एम्बार्ड 2 ऐसे 2 लोग हैं पैसेंजर जिनका एम्बार्ड हमें नहीं पता है। ठीक, तो क्या मतलब हुआ, 12 कॉलम में से 3 कॉलम में हमें मिसिंग वैल्यू मिली है। कौन कौन से कॉलम में? एज में, पहले तो एज में, दूसरे नंबर पर केबिन में, सबसे ज्यादा मिसिंग वैल्यू इसी में है, दूसरा एम्बार्क्ड में, मतलब पता नहीं कहां पर वो बैठे वो शिप में। फिर अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब ये जो एज था यहाँ पर 177 पर, इतने एज जो है वो मिसिंग है, पता ही नहीं है कि उनका एज क्या था पैसेंजर का। तो उसको हम कैसे क्या करेंगे उसे समझते हैं। फिल एज विथ मीडियन वैल्यू, एज को हम जहां जहां पर एज NaN लिखा होगा, मतलब वहां पे उसका कोई वैल्यू नहीं लिखा होगा, हमें वैल्यू नहीं पता है कि उस पैसेंजर का कितना एज था, तो उसके लिए हमारे पास जो भी डाटा सेट लिखा हुआ है उसका हम मीडियन निकालेंगे और उसे फिल कर देंगे जहां पे NaN लिखा होगा, नॉट एट नंबर। कैसे फिल करेंगे? df इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं, df इज इक्वल टू df एज डॉट फिलना, ध्यान से सुनिए, डॉट फिलना, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर df स्क्वायर ब्रैकेट में एज लिखेंगे, डॉट मीडियन, मतलब एज को मीडियन से फिल कर देना है जहां जहां पर मिसिंग वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक, समझ गए? तो वो जो एज जहां जहां पर हमें एज की वैल्यू नहीं पता है वहां पर हम क्या कर देंगे, मीडियन जो उसका निकालेंगे वो लिख देंगे। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले ये पढ़ भी लेते हैं इसे, एक सेकेंड। क्या लिखा हुआ है? मीडियन इज ऑफ्टन यूज्ड बिकॉज इट इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू आउटलायर्स। क्या मतलब इसका निकला? इसका मतलब ये निकला कि ये जो है ये आउटलायर से बहुत ज्यादा, बहुत कम इफेक्टेड होता है। कौन? मीडियन। इसीलिए हम मीडियन से इसे रिप्लेस कर रहे हैं, ना कि मीन यूज किए हैं, ना कि मॉड यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं हम? मीडियन यूज किए हैं। मीडियन क्यों यूज किए हैं उसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है। मीडियन इज ऑफ्टन यूज्ड बिकॉज इट इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ आउटलायर। अब आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि आउटलायर क्या होता है। टेंशन मत लीजिए, अभी आगे आपको आउटलायर के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पर ये फिलना के बारे में भी हमने लिख दिया है।
फिल मिसिंग वैल्यूज, ये मिसिंग वैल्यू को फिल करता है। ठीक, अब एम्बार्क्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका दो मिसिंग वैल्यू हैं ये। तो एम्बार्क को किससे फिल कर रहे हैं? डीएफ, एक सेकेंड, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट एम्बार्क्ड इज इक्वल टू डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट एम्बार्क्ड डॉट फिलना, डीएफ एम्बार्क्ड डॉट मॉड पैरेंथेसिस। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मॉड से हम एम्बार्क्ड को फिल करने वाले हैं। जहां पर एम्बार्क्ड की वैल्यू हमें नहीं पता है, वहां पे हम उस डाटा सेट में हम जो एम्बार्क्ड का वैल्यू है उसका मॉड निकालेंगे और उसे फिल कर देंगे। अब आप सोचेंगे ये मॉड क्या होता है? तो मॉड को हम यहाँ उसे एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्या होता है मॉड का मतलब? फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली एम्बार्केशन पोर्ट, मतलब कोई वैल्यू कितनी बार आई है। जैसे लगभग लोग साउथहैम्पटन पे बैठे, एस 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 कई बार है, तो वो भी हम कंसीडर कर लेंगे, जो भी नल वैल्यू है वहां भी हम यही मान लेंगे कि एस ही होगा, साउथहैम्पटन ही उनका डिटेल होगा। ठीक है, इसीलिए हम मॉड यूज कर रहे हैं। और ये इस लाइन का एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। दिस लाइन रिप्लेसेस मिसिंग वैल्यू NaN, मतलब मिसिंग वैल्यू इन द एम्बार्क्ड कॉलम विथ द मोस्ट कॉमन एम्बार्केशन पोर्ट। मतलब जो देख रहे होंगे कि ज्यादा आ रहा है, मान लो अगर सी आता ज्यादा, तो हम मान लेते कि हाँ ये जो पैसेंजर हैं वो चेरबर्ग पे ही बैठे होंगे, चेरबर्ग जो बंदरगाह है वहां से इस शिप पर अपना सफर स्टार्ट किए होंगे। तो ये एम्बार्क को मोड से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमें यही पता करना है कि कितनी बार कोई वैल्यू आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम एम्बार्क को फिल कर देंगे। अब आगे हम चलते हैं केबिन। यहाँ पर ध्यान से देखो, 687 वैल्यूज केबिन का नहीं पता है पैसेंजर का कि वो किस केबिन में बैठे हुए थे। अब हम क्या करेंगे? बहुत ज्यादा मिसिंग वैल्यू है, तो इसे हम ड्रॉप कर देते हैं ताकि अपने डाटा सेट पे हम प्रॉपर वर्क कर सकें। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? df डॉट ड्रॉप। अभी आपको बताए हम कि ड्रॉप कैसे करना है। df डॉट ड्रॉप पैरेंथेसिस, और ये कैबिन लिखेंगे, कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 1। एक्सिस इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। रिप्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इसका क्या मतलब हुआ कि हम उसी डाटा सेट में एडिट करके उसे हम प्रिंट करने वाले हैं। ठीक, आई होप आप ये समझ गए होंगे। इरेज कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अब इसको एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखे हैं? दिस लाइन डिलीट्स द केबिन कॉलम फ्रॉम द डाटा सेट। इसे हम डाटा सेट से डिलीट ही कर देते हैं इस केबिन कॉलम को। अब क्यों डिलीट किए? इन द टाइटेनिक डाटा सेट द केबिन कॉलम हैज मैनी मिसिंग वैल्यूज। ठीक, इसीलिए हम इसे डिलीट कर दिए हैं। अब एक अगले कोड की तरफ बढ़ते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो है डुप्लीकेट्स रो। अब आप सोचेंगे डुप्लीकेट्स रो का क्या मतलब हुआ? मान लो एक ऐसा रो है जिसका का सारा डेटा, मतलब उस पैसेंजर आईडी, प्राइस और एम्बार्केशन, मतलब कहाँ पे वो उस बंदरगाह पे बैठा था शिप पर, और सारी चीजें सेम है, और सेम एक ऐसा रो और आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट्स हो गए। तो इसमें में से कोई एक ही कंसीडर करेंगे, एक हम डिलीट कर देंगे। तो उसे हम डुप्लीकेट्स को डिलीट करने के लिए ये कोड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इसे भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं लाइन बाय लाइन। रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स, प्रिंट ये डुप्लीकेट्स रो df डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम पैरेंथेसिस। इसका क्या मतलब हुआ? अब जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे उन्हें काउंट करके हमें बता देगा कि आपके डाटा सेट में कितने डुप्लीकेट रो हैं। ठीक, ये लाइन फर्स्ट वाली लाइन।
सेकेंड लाइन का क्या काम होगा, df डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स पैरेंथेसिस इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अभी आपको बताया है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही हुआ कि हम डाटा सेट में ही चेंज करके उसे देख रहे हैं डाटा सेट को। तो अब नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आसानी से लिखा हुआ है आपके समझने के लिए। दिस लाइन डज टू थिंग्स। फर्स्ट क्या है, काउंट डुप्लीकेट्स रो, जो कि अभी हम आपको बताए हैं। दूसरा ये जो लिखा हुआ है ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इसका क्या मतलब हुआ, रिमूव डुप्लीकेट रो फ्रॉम द डाटा फ्रेम। अगर डुप्लीकेट है तो उसे रिमूव कर देगा। ठीक, अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत हैवी चीज नहीं, बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अभी तक चल रहा होगा आउटलायर, जो कि अभी हम बोले थे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आउटलायर क्या होता है सॉरी, आउटलायर के बारे में समझने से पहले हम यहाँ पर एक कोड के बारे में डिस्कस करते हैं। हैंडल आउटलायर यूजिंग, यहाँ पर एस होना चाहिए, सॉरी, यूजिंग IQR फॉर एज। ठीक, इंटर क्वार्टियल रेंज इसे बोलते हैं, IQR रेंज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें जैसे समझो कोई डाटा है तुम्हारे पास 2 1 2 3 5 9 4 6, ऐसे कोई डाटा तुम्हारे पास लिखा हुआ है, अचानक से उसमें 500 आ जाए, 500 आ गया, या फिर -500 आ गया, तो ये जो डिफरेंट वैल्यू है, मतलब तुम्हारे प्रॉपर डाटा सेट चल रहा था अच्छे से, लेकिन ये अचानक से इतना बड़ा बड़ा वैल्यू आ गया, तो इसकी वजह से ये डाटा सेट पे जब हम काम करेंगे, इस डाटा पे जब हम काम करेंगे, इसका मीन निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, तो ये डिस्टर्ब होगा। तो इसी को आउटलायर कहते हैं। जैसे 500 यहाँ पर है, तो इसी को हम आउटलायर कहते हैं। आउटलायर का डिफिनीशन भी हम प्रॉपर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप समझ लीजिए, फिर अभी कोड पे चलते हैं आसानी से, तब समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आउटलायर का डिफिनेशन, एन आउटलायर इज ए वैल्यू इन ए डाटा सेट दैट इज वेरी डिफरेंट। अभी आपको बताया एग्जांपल देकर, जो कि बिल्कुल डिफरेंट था, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डाटा। सिंपल वही चीज लिखा हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को फेस हम कर रहे थे, तो उसके लिए हम IQR मेथड से इस आउटलायर को रिमूव कर देते हैं। कैसे करते हैं उसे देखते हैं, ताकि अच्छा, हम आउटलायर रिमूव क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ गया ना, ताकि हम जब डाटा पे ऑपरेशन लगाएं तो हमें एग्जैक्ट ऑपरेशन मिल सके, ना कि उसका कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ठीक, तो आउटलायर को रिमूव करने के लिए हम IQR मेथड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें हम पहले Q1 निकालते हैं। ठीक, क्वार्टाइल 1 कैसे निकालेंगे, मान लो हम एज को रैंडम लेकर चल रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए DF स्क्वायर ब्रैकेट एज डॉट क्वांटाइल 0.25, मतलब 25 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल एज में जो 25 परसेंटाइल होगा वो हमें बता देगा कि हाँ ये Q1 हमें बता देगा कि जो भी एज का डाटा है उसमें 25 परसेंटाइल, मतलब 25% में कौन कौन सा एज आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा। और ये क्वांटाइल पैरेंथेसिस 0.75 हमें क्या बताएगा, 75 परसेंटाइल। ठीक, ये 75 परसेंटाइल के बारे में बताएगा। अब ये इसे क्या कहते हैं, Q3 कहते हैं। अब IQR निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से यहां पर देखिए, IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं नोट्स में,
वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q1 कैसे निकालना है, Q3 निकालना है कैसे, ये आप देख सकते हैं ऊपर। अब लोअर बाउंडेड और अपर बाउंडेड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जिससे जगह बन जाए। लोअर बाउंडेड, ठीक। लोअर बाउंडेड कैसे निकालेंगे, Q1 जो हम Q1 निकाले हैं माइनस 1.5 मल्टीप्लाई IQR, ठीक। ये जो IQR निकाले हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई IQR। ये जो वैल्यू आएगा, अगर इस वैल्यू से, मान लो ये कोई भी वैल्यू है, इस वैल्यू से अगर कम कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू अगर इस वैल्यू से कम है तो वह आउटलेयर में जाएगा। और अपर बाउंडेड भी ऐसे है, बस उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लग जाएगा। अब अपर बाउंडेड का क्या मतलब, अगर इस अपर बाउंडेड से कोई वैल्यू ज्यादा आ रही है, कोई वैल्यू ज्यादा आ रही है तो वो आउटलायर होगा। इससे हम डिटेक्ट कर लेंगे कि आउटलायर कहाँ है और उसे हमें रिमूव कैसे करना है वो हम पता कर लेंगे। अब कोड को समझेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा याद करने वाला कोड था तो इसीलिए इस पे हम थोड़ा सा ज्यादा समय दिए। चलिए समझते हैं। दिस कोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव आउटलायर फ्रॉम द एज कॉलम यूजिंग द IQR मेथड, ठीक, इन द टाइटैनिक डाटा सेट। वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाला चीज है। IQR यहाँ तक हम बता ही चुके थे आपको IQR कैसे निकालना है। ये थर्ड लाइन आपको समझ में आ गया होगा। लोअर बाउंडेड और अपर बाउंडेड भी समझ में आ गया। अब यहाँ तक ये जो यहाँ तक कोड था ये डिडक्ट कर रहा था कि आउटलायर है कहाँ। अब आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट लाइन पे फोकस करना। DF इज इक्वल टू DF अंडर वो सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट अंडर ये इस पैरेंथेसिस DF स्क्वायर ब्रैकेट में एज लिखा हुआ है और एज बताया गया है कि लोअर बाउंडेड के बराबर या उससे बड़ा ही जो होगा उसे ही कंसीडर करना है। हम बता दिए हैं कि लोअर बाउंडेड से अगर छोटा है तो वो आउटलायर है, तो उसे हमें रिमूव करना है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर बाउंडेड से अगर बड़ा है एज तभी कंसीडर करना है। और DF स्क्वायर ब्रैकेट अगर एज अपर बाउंडेड से छोटा या उसके बराबर है तभी कंसीडर करना है। अगर अपर बाउंडेड से ज्यादा है तो वो आउटलायर हो जाएगा, उसे कंसीडर नहीं करना है। ठीक, समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। ये लास्ट लाइन थोड़ा सा समझने लायक है। DF एज मतलब ये एज जो कॉलम है इसमें हमें वही वैल्यू कंसीडर करना है जो कि लोअर बाउंडेड से बड़ी या उसके बराबर हो। ठीक, साइन को पहचानिए यहाँ पर, ये वाला लोअर बाउंडेड से बड़ा या उसके बराबर हो तो उसी को कंसीडर करना है। और लगा हुआ है, अपर बाउंडेड से छोटा या उसके बराबर हो तो उसे लेना है, बस सिंपल। अब इसमें हमारा आउटलायर रिमूव हो जाएगा और हमें अपना प्रॉपर डाटा मिल जाएगा जिस पे हम कोई अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो सिंपली हमें मीन, मीडियन, मॉड ये सब सारी चीजें मिल सकती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला भी स्लाइड। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफ विजुअलाइजेशन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। है मतलब इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि हम सीबन और मैटप्लॉटलिब भी यूज किए हैं तो उसका थोड़ा सा एग्जांपल लिए हैं ताकि आप इसे भी अच्छे से समझ जाएं। चलिए ग्राफ विजुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत डीप में जाने की जरूरत है नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। ये PLT डॉट फिगर ये हम मैटप्लॉटलिब में लिखते हैं, ठीक, इंपोर्ट करने के बाद। इसका क्या मतलब हुआ, फिगर साइज का क्या मतलब हुआ कि हम इसका कितना हाइट और वेथ रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 12.5 लिखा हुआ है तो 12.5 ऐसे रखना चाहते हैं, ये चीज कि ग्राफ कितने साइज में बनेगा उसके बारे में। ठीक, सिंपल।
फिर SNS काउंट प्लॉट, इसमें क्या है, सर्वाइव्ड, मतलब जो सर्वाइव्ड कॉलम है उसके बारे में हम ये ग्राफ बनाना चाहते हैं। फिर टाइटल हम क्या रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पर, उस टाइटल के बारे में भी हम ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये टाइटल क्या रहेगा, सर्वाइवल काउंट। फिर PLT एक्स टिकट्स टिक्स, ठीक, इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं ये एक्स एक्सिस पर, ठीक, 01, मतलब 01 जो है उसी को कंसीडर करना है। सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड मतलब सर्वाइव्ड या नॉट सर्वाइव्ड में 01 को कंसीडर करना है, एक्स टिक्स का मतलब ये हुआ। PLT डॉट शो इसे लिखा जाता है, अगर ग्राफ अपना सब कुछ हम लिख दिए हैं तो इसे लास्ट में इसलिए लिखा जाता है ताकि अपना ग्राफ शो हो जाए, मतलब बन जाए, ठीक, ये लास्ट में लिखा जाता है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है, इसे समझ लेते हैं। काउंट प्लॉट सो काउंट ऑफ कैटेगरीज, ठीक, ये काउंट प्लॉट ये जो लिखा हुआ है उसका मतलब लिखा हुआ है, कैटेगरीज को काउंट कर रहा है कि मतलब कितने सर्वाइव्ड हुए कितने नॉट सर्वाइव्ड हुए। डिस्प्लेज हाउ मेनी पैसेंजर सर्वाइव, हाउ मेनी डिड नॉट सर्वाइव, ठीक, इसका मतलब ये हुआ। PLT डॉट शो का मतलब अभी आपको बताएं, डिस्प्ले द ग्राफ, सिंपल। अब इसमें ये ग्राफ आप देख सकते हैं कितने लोग सर्वाइव किए कितने लोग नहीं किए, सब कुछ लिखा हुआ है साथ साथ, मतलब ग्राफ में दिख रहा है। ये नॉट सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड, और ये सर्वाइव्ड का एक्स एक्सिस पे ये लिखा हुआ है, ठीक, ये टाइटल है, ठीक, समझ में आ गया ना। आगे एक और ग्राफ समझ लेते हैं, फिगर साइज बिल्कुल सिमिलर है, फिगर साइज, फिर काउंट प्लॉट, इस बार x इज इक्वल टू सेक्स और डाटा जो अपना डाटा फ्रेम है। PLT डॉट टाइटल, टाइटल में क्या है, पैसेंजर जेंडर काउंट, मतलब जो टाइटेनिक डाटा सेट है उसमें मेल और फीमेल कितने हैं उसके बारे में हमें ये बताने वाला है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। PLT डॉट फिगर क्रिएट प्लॉट, मतलब मैटप्लॉटलिब का ये प्लॉट क्रिएट करेगा। SNS 7 का है ये काउंट प्लॉट, इसमें काउंट जेंडर, जेंडर को काउंट करने वाला है इसीलिए हम 7 का यूज किए हैं। PLT डॉट टाइटल, इसमें हम ऐड टाइटल, मतलब टाइटल को ऐड कर रहे हैं, ये बता चुके हैं सारी चीजें, बस ये समझ लो रिवीजन हो रहा है। PLT डॉट शो डिस्प्ले प्लॉट, सिंपल वही चीज। अब यहाँ पर क्या इस ग्राफ में क्या है कि मेल और फीमेल कितने हैं, ठीक है, ये मेल ये फीमेल और ये काउंट उनका लिखा हुआ है, सिंपल था ये भी। अब दो ग्राफ और समझ लेते हैं, बस लगभग हो जाएगा अपना। हिस्टोग्राम फॉर न्यूमेरिकल वेरिएबल, हिस्टोग्राम ग्राफ जो है वो हम न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए बनाते हैं, एक ऐसा कॉलम जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे एज हो गया, फेयर हो गया, या फिर फेयर, हाँ फेयर मतलब वही प्राइस हो गया, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए ही हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम्स। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। DF एज कॉमा फेयर, इनका हिस्टोग्राम बनाना है। बिन्स, बिन्स का मतलब हुआ ये जो यहाँ पर देख रहे हो, एक सेकेंड, ये देखो, इसे बोलते हैं बिन्स। ये 1 2 3 4 5 ऐसे, ये इन्हें काउंट कर लो तो इन्हें बिन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कितने बिन्स होने चाहिए, 30, ठीक, 30 बिन्स होने चाहिए। साइज भी बताया गया है, फिक्स साइज 10,5। PLT डॉट सब टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज एंड पेयर, PLT डॉट शो, अब शो हो जाएगा अपना ग्राफ सिंपली। और ये हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसका दे देते हैं। क्रिएट हिस्टोग्राम, इस कोड का मतलब हुआ कि हिस्टोग्राम के क्रिएट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब, बिन्स जो कि अभी बता ही चुके हैं, साइज के बारे में पता है, और फिर क्या लिखा हुआ है, PLT सब टाइटल, टाइटल जो है ये टाइटल हो गया, एक सेकेंड, ये टाइटल है,
सब टाइटल भी ऐड कर सकते हैं आप plt.show और वो शो कर देगा। अब एक और ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो है कोरिलेशन हीट मैप। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है जो कि बेसिकली हम उसमें बनाते हैं C1 में। ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोरिलेशन हीट मैप, ठीक, plt डॉट फिगर, फिगर साइज बता दिए हम कितना होना चाहिए, SNS मतलब वही C1 का कोड, हीट मैप df डॉट कोरिलेशन न्यूमेरिकल ओनली, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए ही हमें ये हीट मैप बनाना है। ठीक, और इसका टाइटल और फिर ये शो कर दिए। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू में कौन कौन से, फेयर, पार्च, सिव एसपी, एज, पी क्लास, सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड में 0 1 आता है, पैसेंजर आईडी, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू में ही ये एक हम क्या बना दिए हैं, हीट मैप, हीट मैप कोरिलेशन हीट मैप। ठीक, टाइटल में भी हम हीट मैप यही लिख दिए हैं, कोरिलेशन हीट मैप, और फिर plt.show। आप टेंशन मत लीजिए, इसका हम पीडीएफ जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा सेट है, जो कि आपको किसी डाटा सेट पर काम कैसे करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं तो कहूंगा एक बार इस पे अच्छे से काम जरूर करना चाहिए जो भी डाटा साइंस के फील्ड में वर्क करना चाहता है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसे हम समराइज थोड़ा सा करके भी लिख दिए हैं ताकि आप समझ लें, रेडी रखते हैं। समराइज इनसाइट क्या है, मोस्ट पैसेंजर्स आर इन द थर्ड क्लास एंड आर मेल, मतलब मेल ज्यादा थे और पैसेंजर जो थे वो किस पार्च में बैठे हुए थे, पार्च नहीं मतलब किस क्लास में बैठे हुए थे, वो थर्ड क्लास में बैठे हुए थे। सर्वाइवल रेट इज हायर फॉर फीमेल एंड फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स। ठीक, ये भी समझ में आ गए। सर्वाइवल रेट इज हायर फॉर फीमेल्स, फीमेल्स ज्यादा बच गई भाई, क्या ही किया जाए। एज एंड फेयर कॉन्टेन आउटलायर्स, एज जो था और फेयर इसमें आउटलायर बहुत थे, मतलब डिफरेंट वैल्यू, वही एग्जांपल दिए थे 2 4 6 है, अचानक से 600 आ जाए तो ये आउटलायर, तो ये बहुत था एज और फेयर में। एज हैज बीन क्लीन्ड यूजिंग IQR, इंटरक्वार्टियल रेंज, वही जो मेथड अभी आपको बताया। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन फेयर एंड पी क्लास, समझ में आ गया, मतलब कोरिलेशन उसमें ज्यादा अच्छा है, इस आप ग्राफ से समझ सकते हैं। फेयर और किसमें, पी क्लास, ये फेयर और पी क्लास में कोरिलेशन अच्छा है, ये यहाँ पे बता दिया गया है। कोरिलेशन का मतलब हुआ दोनों सेम रेट से बढ़ रहे हैं। ठीक, मतलब जैसे पैरेलली बढ़ रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, समझने के लिए है बस। फिर सेक्स, पी क्लास एंड फेयर appear to have significant impact on survivor। सिंपली आप समझ गए ये भी। अब और देखते हैं कोई डिटेल हो जो छूट रहा हो, समझा दें। मुझे लगता है अब ये आप समझ गए होंगे हर एक चीज। हम्म, हो गया, एक्सप्लेन हो गया। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं जल्द से जल्द उसे रिप्लाई भी कर दूंगा, अगर पॉसिबल मुझे दिखा तो कमेंट। तो अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी अच्छे से डाटा साइंस के फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो टाइटैनिक डाटा सेट पे आप अच्छे से काम करके और उसे फील करके समझ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा डाटा सेट है एक डाटा साइंटिस्ट, बिगनर लेवल के डाटा साइंटिस्ट के लिए। ठीक, तो आप अगर
चाहते हैं तो बढ़िया से सीख सकते हैं। ये तो बस कोड को कुछ समझाने के लिए और उसको फील कराने के लिए ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।